और विकास के 3 वर्ष। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम करेंगे वक्फ कानून की, जिस पर देश भर में हो रहा है विरोध। बात आज हम करेंगे पश्चिम बंगाल की, जिसमें हिंदुओं का पलायन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में बवाल हो रहा है। बात आज हम करेंगे बिहार की राजनीति की। और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है ITV नेटवर्क पर, इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। शाहनवाज जी, वक्फ को लेकर विरोध हो रहा है। वक्फ को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन वो शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, काली पट्टी बांधकर हो रहा है। लेकिन बंगाल को क्या हो गया, पश्चिम बंगाल को क्या हो गया है? वो तो बांग्लादेश बन गया है। हालत इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। हालत इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वहाँ से करीब 500 परिवार पलायन कर चुके हैं। आपकी नज़र में सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ कानून क्या है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अच्छी नीयत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए लाया हुआ ये एक्ट है। उम्मीद की किरण है जी। इसका नाम ही उम्मीद रखा है। वक्फ क्या है? जब कोई अपनी संपत्ति का दान करता है, कि वो गरीबों के लिए हो, विधवाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तो अपने बाल बच्चों का हक मार के वो समाज के लिए, यानी वो खुदा के नाम से दान करता है। और उसका मैनेजमेंट करने का काम जो है वो मुतवल्ली, मोहतमीम और वक्फ बोर्ड के अधिकारी करते हैं। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 1993 से 98 तक। मदन लाल खुराना जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड देखता था जी। और मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी करीब 10 साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। पिछली बार जब 2013 में और 2010 में सरकार वक्फ एक्ट लाई थी UPA गवर्नमेंट, तो बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत शाहनवाज हुसैन ने की थी। तब भी हमने जो बातें गिनाई थी, आज वही बात हम कह रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इससे वक्फ जायदाद का फ़ायदा किनको होना था? गरीब लोगों को, जो विधवा हो गई उनको, जिनके माँ बाप नहीं है उनको। लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा है? बड़े बड़े मुतवल्ली पतले दुबले मोटे मोटे होते जा रहे हैं खा खा के। आपका कहने का मतलब माफिया बैठा हुआ है। हाँ, वो मस्जिद छोटी सी, आप 20 दुकानें बना दी, पगड़ी दे दी 20-20 लाख पे, और उसका फ़ायदा यतीम बच्चों को नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा हो रहा है वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली को, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को। खुद दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 93 से 98, जब मैं लोकसभा का चुनाव 98 में लड़ा था, उससे पहले मैं यहाँ मेंबर था। तो मैंने खुद देखा है कि कैसे कब्रिस्तान की ज़मीन इन्होंने बेची, कब्जे करवाए। और कौन लोग थे? मुसलमान ही लोग थे वक्फ बोर्ड के अंदर। उन्होंने कब्रें तोड़कर दुकानें बना दी। पहाड़गंज में एक मस्जिद है जिसको गेस्ट हाउस में बदल दिया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया। आज जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज जो मुस्लिम गरीब हैं वो टायर में पंचर लगाकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, बल्कि उनको एक अच्छा रोज़गार मिलता। लेकिन कुछ नहीं किया। अब हंगामा है यूँ बरपा। क्यों थोड़ी बरपा? सी तो हमने उसके अंदर सुधार किया है। हमने ये कहा कि वक्फ एक्ट के अंदर महिलाएं, 2 महिलाएं कंपलसरी होंगी। हमने कहा कि इसमें जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जिसको उर्दू में पसमानदा कहते हैं, हिंदी में पिछड़ा कहते हैं, उनके भी 2 मेंबर रहेंगे। और हमने कहा कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी 2 मेंबर रहेंगे। अब इतना हंगामा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों रहेंगे? भाई ये हम ये कह रहे हैं जिम्मेदारी से, इंडिया न्यूज़ जो लोग देख रहे हैं उनको कह रहे हैं कि कोई मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कब्रिस्तान की कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अंदर अगर 2 मुस्लिम होंगे, जैसे पहले था कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जी। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड बनेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक भी मुसलमान नहीं है, तो कौन 2 MP आएंगे? नॉन मुस्लिम आएंगे। और अगर जिन लोगों को एतराज़ है कि नॉन मुस्लिम का आना बहुत उनको चुभ रहा है, तो आपके यहाँ DM हिंदू, CM हिंदू, PM हिंदू,
तो आप कहेंगे हम देश में नहीं रहेंगे। ये बड़ा जो सवाल लोग आपने कहा। पद गोपनीयता की शपथ लेंगे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना किशनगंज से, 70% मुस्लिम आबादी थी, और मैं फिर भागलपुर से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, तो मैं एज ए एमपी मेरे दरवाजे पे जो आता है मैं उसका जात धर्म पूछकर थोड़ी काम करता हूँ। ये आपने बड़ी बात तो कही, ये क्योंकि कहना संवैधानिक पद पर कि अगर आप ये कि अगर संवैधानिक पद पे है, जी अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले जब वक्त का झगड़ा होता था तो ये ट्रिब्यूनल में जाता था, और ट्रिब्यूनल को इतना अधिकार था कि आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल हमने ट्रिब्यूनल को अधिकार नहीं देके डीएम को दिया। मान लीजिए कोई मौलवी साहब, इमाम साहब, जमायतुल उलमा हिंद के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनकी जो खानदानी जायदाद है उसका दाखिल खारिज कराना है। दाखिल खारिज आप समझते हैं, समझ गए। सीओ के पास जाना होता है, डीएम डीसीएलआर के पास जाना होता है, तो वो तो आप करा लेंगे अपनी जमीन का, और वक्फ की जायदाद का अगर डीएम के पास जाएगा तो क्या एतराज हो जाएगा। डीएम चुना हुआ, यानी इलेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो उस जिले competition का से आया है, बिल्कुल आपने कहा, उस जिले जिले का अधिकारी मालिक है, होता है, वो तो अधिकारी होता अगर है, कर लेगा तो क्या दिक्कत और हो गई। उसको सारे अधिकार इस होते पर हैं हर इतना चीज बड़ा का। हंगामा क्यों है। ये बड़ा विषय। लेकिन शहनवाज जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, फिर आखिर क्या कारण है कि कुछ मुस्लिम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर ये कानून लागू हो गया, अगर ये सही से लागू हो गया, तो फिर आपकी टोपी पर रोक लग जाएगी, आपकी दाढ़ी कट जाएगी, आपके जो तमाम शमशान हैं उन पर कब्जा हो जाएगा। ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, न तो मेरी दाढ़ी है, न मेरी टोपी है, न कोई रोक रहा है। नहीं, आपके सेंटर की बात हो सकता है कि बहुत सारे मुस्लिम कहें साहब ये मुस्लिम ही नहीं है। नहीं, हमें किसी के मुस्लिम के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, हिम्मत से भी देना नहीं मुझे, अगर देना चाहते हो तो। क्योंकि जो मुस्लिम होना ये खुदा और बंदे के बीच का मामला है। बिल्कुल। आप क्या धर्म अपनाते हो ये आपका और आपके भगवान के बीच का मामला है। कोई तीसरा आदमी कौन होगा कहने वाले आप क्या हो नहीं हो। हम तो आपके कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार है। आज़ादी के वक्त ये देश धर्म के नाम पर बटा था। जिन लोगों को धर्म के नाम पर ये देश कबूल था वो हिंदुस्तान को टाटा बाय बाय करके पाकिस्तान चले गए। जो मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पे हिंदुस्तान में रहे, आज उन मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। इतना अच्छा ये देश है। लेकिन ये समझ सारे क्यों नहीं आ रहा है? अधिकार हैं। ये समझ क्यों नहीं आ रहा संविधान में जितने अधिकार हिंदू होने के नाते आपको जी। है, मुसलमान होने के नाते उतने अधिकार शाहनवाज हुसैन को भी है। लेकिन ये बराबर समझ का में- अधिकार है। लेकिन बाबा साहब का अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, बराबर का अधिकार है। और प्रचार ऐसा हो रहा है जैसे ये कानून आ जाएगा तो आपको क्या दिक्कत होगी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक मस्जिद नहीं जाएगी, एक मदरसा नहीं जाएगा, एक कब्रिस्तान नहीं जाएगा, एक खानका नहीं जाएगा, एक दरगाह नहीं जाएगी, कहीं पर कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है। हाँ, जो लोग माफिया बैठे हैं वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके, उनको दिक्कत आने वाली। वो पूरे कौम को भड़का रहे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायतुल उलमा हिंद हो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, टीएमसी हो। अब टीएमसी क्या कर रही है? ममता बनर्जी पूरी तरह शिक्षक आंदोलन में घिरी हुई है। वो जानबूझ के विषय को डाइवर्ट कर रही है। ममता जी तो आपके साथ भी रही हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल में रही हमारी, हैं। हम तो दीदी कहते हैं। आप हमेशा दीदी कहते रहे। तो उस वक्त की दीदी में जब और वो- अभी की दीदी में अंतर क्या है, ये बता जब दीजिए। दीदी रेल चलाती थी वाजपेयी जी का, तो शाहनवाज हुसैन वाजपेयी जी का जहाज उड़ा। जहाज उड़ाते थे। वो रेल मिनिस्टर थी और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक है। एक साथ हमने कैबिनेट में काम किया है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, बातों को डाइवर्ट करने में माहिर हैं। अच्छा, उस समय अभी से हम शुरू से दीदी को हम सब जानते हैं। अभी दीदी बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होगा, हाँ। लेकिन दीदी तो सैंडल में चलेगी। उनके लोग लूट लेंगे पूरे बंगाल को, टीचर से घोटाला कर लेंगे, चप्पल आंदोलन होगा, चप्पल में। लेकिन दीदी तो बस हवाई चप्पल। लेकिन एक चीज शहनवाज जी हाँ, बताइए। तो ये दीदी का, अब दीदी क्या कर रही है? आग लगवा रही हैं। मुर्शिदाबाद के लोगों को क्या दिक्कत है? आज वहां आग लग रही है, वहां पे हिंदू का पलायन हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा था वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और ये चैन से कोई देख नहीं सकता। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पैरामिलिट्री फोर्स वहां मूव कर रही, लेकिन 15-16 जिले हैं जहां तनाव है। ये क्यों? ये वजह है
वक्फ का जो आपने शुरू में ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जो लोग वक्फ का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करें, बहुत से लोग कोर्ट में भी गए, कौन रोक रहा है उनको। लेकिन जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जा रहा है और पूरे देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसमें पीएफआई, एसडीपीआई, ये जो मुस्लिम फाइनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंदर अंदर आग लगा रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देखिए मुस्लिम बड़ी तादाद है, यहाँ 20 करोड़ से ऊपर हैं। अगर उनके बीच में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, लेकिन जानबूझ के देश का माहौल खराब करने की साजिश है, जिसे हम नाकाम करेंगे। शहनाबाद जी, पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार होता है तो बीजेपी जोर शोर से आवाज़ उठाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए, बीजेपी जोर शोर से आवाज़ उठाती है, लेकिन सरकार की एक लिमिट है, उसकी अपनी कूटनीति है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान में ही है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे ऐसे बयानवीर हैं, वो आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता है। लगातार कई महीनों से हमने देखा, चुनाव होता है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है, केंद्र के मंत्रियों पर हमला हो जाता है, बीजेपी बयान देती है, चुप बैठ जाती। अभी तो केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सांसद महतो साहब कह रहे हैं कि अफस्पा लगा देना चाहिए साहब, तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, क्यों नहीं लगा दिया जाता। नहीं, देखिए सरकार की पूरी नज़र है, निगाह है। जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल सरकार चेती नहीं तो उसे ज़रूर चेताएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। आपकी क्या राय, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अफस्पा लगना चाहिए? मेरी राय, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जो मुझे पार्टी कहेगी वही राय वो मैंने कह दिया आपको। आप क्या मानते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार? व्यक्तिगत कोई विचार नहीं, जब तक पार्टी का प्रवक्ता हूँ मेरे कौन व्यक्तिगत विचार होंगे। आप कहेंगे, मैं कहूँगा ये कहा, आप हेडलाइन चलाएंगे शाहनवाज ने कहा, आप ये भी चला सकते हैं बीजेपी ने कहा, क्योंकि मैं तर्जुमान हूँ, पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो ये सरकार का फैसला है। सरकार, मैंने एक लाइन में कहा, हमने चेताया है सुधर जाओ, और हाई कोर्ट ने भी चेताया है उनको। वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद में हो अरे रहा तो है, इस देश में, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, देश में क्या वो होना चाहिए? जहाँ 80% आबादी हिंदू की हो, वहाँ हिंदू डर कर पलायन करे, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ममता जी को शर्म आनी चाहिए, वो खुद हिंदू होकर खाली जाके इफ्तार पार्टी में खड़ी हो जाएंगी, सर पे आंचल रख के दुआ मांगने लगेंगी, इससे कुछ होता है क्या। भाई आप सबके लिए बराबर से रहिए ना। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो गर्व से अपने को हिंदू मानते हैं, लेकिन अनाज देते हैं 5 किलो तो कोई भेदभाव करते हैं, पक्का मकान देते हैं कोई भेदभाव करते हैं, अकाउंट में पैसा देते हैं कोई भेदभाव करते हैं, आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड देते हैं, इलाज की गारंटी कोई भेदभाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हिंदुओं को भी लेकिन मिलता है तो नरेंद्र मोदी को भी मिलता है। ममता बनर्जी को और कांग्रेस के नेताओं को टोपी मुसलमानों की पहनकर राजनीति करने का शौक है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो वो हिंदू हैं उनको हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को लेकर चलते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वधर्म संभाव ये देश की नींव में है, और उसी को लेकर चल रहे हैं। तो ममता जी क्यों नहीं सीखती मोदी? 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, 70 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी इतनी है कि वो तय कर सकती है कि जीत किसकी होगी। क्या आप मानते हैं कि बंगाल के जो तमाम पश्चिम बंगाल के वो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ जिस तरीके से आप प्राकृतिक तरीके से मुस्लिम इलाके का, आप भी उसी इलाके के हैं, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? देखिए, बहुत सी जगह मुस्लिम आबादी बहुत है जी। मैं किशनगंज से सांसद रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में जी। बीजेपी 75 साल में एक बार जीती, जब मैं जीता जी। उस सीट पर। अभी भी मोदी वेव 1, मोदी वेव 2 में भी बीजेपी एनडीए लड़ा, वहाँ जेडीयू लड़े, लेकिन हम वो लोग, हम 40 में 39 जीते थे, एक वो नहीं जीते थे। तो किशनगंज में जब आप जाएंगे तो दालकोला पार करेंगे तो बंगाल है, फिर वहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो किशनगंज बिहार है, फिर किशनगंज में जाएंगे तो फिर रोड के दाएं बंगाल, बाएं बिहार, और वो भी सीमावर्ती इलाका है, बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारे नज़दीक में पड़ता है।
मालदा, दिनाजपुर पूरा इलाका है। लेकिन बिहार के अंदर किशनगंज में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, 70%, तो वहाँ तो कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, तो वहाँ के मुसलमान क्या अलग होना चाहते हैं? लेकिन बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? वही पूछना चाहता हूँ। क्योंकि बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर दंगा है, स्टेट स्पॉन्सर विरोध है। टीएमसी के नेता, वहाँ के मुस्लिम समाज के फैनेटिक लोग, पुलिस मिलकर पूरे बंगाल से चिंगारी जलाकर पूरे देश को जलाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहते संभव नहीं है। 10 साल से बीजेपी ये कह रही है, 10 साल से आप ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं रहे। नहीं कर ही रहे हैं, बड़ी तादाद में बंगाल में लोगों की, बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले संघर्ष हो रहा है ना वहाँ केरल में और बंगाल में। हाँ। ये दो जगह ऐसी है जहाँ हम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने शहादत दी। केरल में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की जान गई। कब तक ये दिल्ली वाली राजनीति नहीं है, 10-15 साल तक अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके दौड़ेगा और हम उसको दौड़ाएंगे। कब तक ये वाली राजनीति नहीं है। कब तक शहादत? वहाँ जान का खतरा रहता है। शहादत कब तक चलती रहेगी? शहादत जब तक केरल और बंगाल से कम्युनिस्ट और टीएमसी को हटाएंगे नहीं, जब तक प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो बंगाल में देंगे। कैसे हटा पाएंगे? सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ जो हो रही है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, भाई बांग्लादेश वाले 100 सीटें तो ऐसी हैं कि वही तय कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या दीदी के मेहमान हैं, दीदी के वोटर हैं। दीदी को बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत पसंद है, उनका स्वागत दिल खोल कर करती हैं। और अपने जो लोग हैं, वो हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं। ये तो दीदी का राज है। ये तमाम मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। करण, हमने तो सब बात बता दिया, फिर भी कुछ हो तो कुछ है इनके जहन में? जी, एक सवाल था। नमस्कार सर। सदन एक बिल पास करता है रात को 2 बजे और कहता है कि आपके जो शमशान घाट हैं या जो भी मस्जिद हैं वो नहीं छीने जाएंगे। बट इस बिल के पास होते ही सर 3 हिंदुओं की मौत होती है, उस पर कोई जवाब नहीं देता है। सब मोदी जी को हिंदुत्व का मानते हैं कि हिंदुओं के लिए कोई खड़ा है, बट 3 मौतें ऐसी होती हैं जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके पीछे क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो सदन में देर रात तक पास किया, उस पर भी बहुत से लोगों को एतराज था कि जी देर रात में पास कर दिया, आधी रात में पास कर दिया। यहाँ तो आज़ादी आधी रात में मिली थी। तो अगर देर में जग कर मुस्लिम भाइयों के लिए कानून बना रहे हैं तो अच्छा है ना, स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक 3 हिंदू भाई की हत्या हुई है मुर्शिदाबाद में, ये बहुत दुखद है और उस पर हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और हम भी आंदोलन कर रहे हैं और ममता सरकार को चेता रहे हैं। चर्चा शुरू होते हुए आपने कहा कि मोदी जी ने आज कहा कि अगर वक्फ कानून सही होता तो मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो आज पंचर नहीं बना रहे होते, यही कहा। 2 सवाल थे कि क्या मुस्लिमों के बच्चे ही पंचर बनाते हैं, दूसरा कि आपने जो अभी बिल लाया क्या उसके बाद मुस्लिमों के बच्चे पंचर नहीं बनाएंगे? देखिए, 2 सवाल हैं। ज़्यादातर जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये रिपोर्ट कहती है, जो हमने नहीं बनाई, वो कांग्रेस ने बनाई, वो रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, पिछड़े हो गए, बेरोजगार हो गए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कही, जो कांग्रेस के लिए आईना था। तो आप कहीं भी चले जाएं, पंचर बनाने वाला, छोटे छोटे काम वो मुस्लिम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ें, मेन स्ट्रीम में आए। और जहाँ तक बहुसंख्यक समाज का सवाल है, उसमें भी हम कहाँ कह रहे हैं कि लोग पीछे नहीं हैं। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को में हम काम कर रहे हैं। आज तो बाबा साहब की जयंती भी है, उनकी भी चिंता करनी है। समाज में जो पीछे रह गया, अंतिम पादान पे जो व्यक्ति है, उसको अगली पादान पे लाना है। चाहे उसकी हम जात धर्म नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमारी कोई भी योजना हिंदू मुसलमान को अलग करके नहीं है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वक्फ की जायदाद है, 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। अगर उस ज़मीन का इस्तेमाल, आजकल जानते हैं आप लोग जिस इलाके के हों, बिहार के, यूपी के, आपके गांव में भी ज़मीन कितनी महंगी होगी। हमारे यहाँ बिहार में नोएडा से पटना में, नोएडा से महंगा फ्लैट पटना में बिकता है। और यहाँ तो लोग बिहारी को समझते हैं कि जैसे सब बिहारी मजदूरी रहते हो, लेकिन आप जाकर देखिए कि डेवलपमेंट हुआ है तो महंगाई बढ़ी वहाँ। लेकिन अखिलेश तो ये भी कहते हैं कि रक्षा
मंत्रालय और ये जो रेल मंत्रालय है, जैसे उनकी जमीनें बेच रहे हैं तो ये वक्फ बोर्ड की भी जमीनें नहीं, सरकार जो- कब्जा जो- कर लेगी, बेच नहीं, लेगी। नहीं, एकदम नहीं करेगी। वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार जिसने दान में जमीन दे दिया खुदा के नाम पर, वो जमीन का कभी भी जो मूल भावना है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव को तो दुष्प्रचार करना है, लाल टोपी पहन लेना है, अब लाल टोपी पहन के कुछ भी बोलना है। मुझे तो लगता है लाल टोपी पहनते पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है। ये तो अयोध्या में जो सरयू नदी पर गोली चलाई थी, कार सेवकों का जो लाल रंग है वही मुझे दिखता रहता है उनके टोपी पे। अब वो कुछ भी बोलते हैं कि जमीन छीन ली जाएगी। हम कह रहे हैं, जो आपका सवाल था वाजिब था कि आखिर पंचर बनाने वालों को क्या फायदा होगा। तो जब ये बन जाएगा, ये वक्फ की जायदाद ठीक से मैनेज हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल अच्छे से होगा और गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, विडोज, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए उस पैसे का सही उपयोग होगा। अभी दुरुपयोग हो रहा है, हम उसका सदुपयोग चाहते हैं। सनवा जी, आपने पसमानदा का जिक्र किया, इसके बाद जो है विपक्ष और विरोधी जो हैं आपके और कई जो है मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं पूरे कानून को नहीं, उसमें कई पार्ट को लेकर। जैसे आपने गैर मुस्लिम सदस्यों की बात की, उसमें महिलाओं को जगह देने की जो बात की गई है, अध्यक्ष के रूप में जो ये कहा गया है कि सरकार नॉमिनेट करेगी, उनको चुना जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख रूप से 3-4 पॉइंट जो हैं जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट विपक्ष पहुंचा है। इस पर आपकी क्या राय है? और इस दूसरा आपने पसमानदा का जिक्र किया है, तो बीजेपी तो कई बार जो है पसमानदा को अपने तरफ वोट बैंक के रूप में खींचने का प्रयास कर रही है, क्या वे लाभान्वित हो पाएंगे? क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, क्या असर पड़ेगा इसका? हम तो यही कह रहे हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वो वक्फ की जायदाद पर काबिज हैं और इसका फ़ायदा हम गरीब मुसलमानों को देंगे, पसमानदा मुसलमान को देंगे, विडो महिला को देंगे, यतीम बच्चों को देंगे, हम यही कह रहे हैं। लेकिन इस पसमानदा का फायदा आपको कुंदरकी में मिला है, ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की। देखिए, अभी एक सर्वे आया, एक चैनल पे लोग बता रहे थे कि वक्फ के बाद बीजेपी का वोट और बढ़ा है। तो कौन बढ़ा है? जो गरीब लोग हैं वो खुश हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग बैठे हुए हैं उसमें कुंडली मारकर वो लोग बैठे हैं जो वक्फ की जायदाद पे खुद कब्जा किए हुए हैं। तो उनको लग रहा है कहीं उनकी कुर्सी के नीचे से जमीन न चली जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तमाम और लोगों जहाँ को तक कोर्ट का समाज के लोगों सवाल को बरकरार है, हैं। फैशन हो गया, एक वकील साहब को पकड़ लीजिए और चले जाइए कोर्ट, कोई रोक रहा है क्या? शहनाबाद जी, तो कुछ लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन हम लोगों ने लॉ मिनिस्ट्री से पूरा बिल को दिखवा के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में करोड़ों सुझाव लिए। इतनी बैठक हुई है, 16 घंटा पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। रात में देश के सारे नेता जग कर ये मुस्लिम भाइयों के हित में, गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल पास किया। हमें शाबाशी मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा हमें गाली और पत्थर मिल रहा है। शहनाबाद जी, बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव आने वाला है और चूंकि आपने कहा कि वक्फ बिल कानून पास होने के बाद हमारा वोट बैंक बढ़ा है, कई जगह से एक सर्वे निकल कर आया है। गरीब मुसलमान तो खुश है ना। ये चुनौती है आपके सामने। आपको लगता है कि इस बार का बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, तब जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल नीतीश कुमार पर भी उठा रही हैं और बीजेपी पर भी उठा रही हैं। उनके नेता भी पार्टी छोड़ भी हैं वक्त बिल पास होने के बाद। नेता नहीं, वो छोटे छोटे से जिनका नाम कोई नहीं जानता था। वो मोहल्ले जब उन्होंने छोड़ा तो लोगों ने कहा अच्छा तुम नेता थे? कब थे नेता? बोले नहीं जी हम नेता थे, दूसरी MIM से लड़े थे, 294 वोट लाए थे। अच्छा अच्छा तुम ही हो, टीवी में चमकाने के नाम लिए चल छोड़े रहा क्या? है। कोई भी बड़ा नेता जदयू का छोड़कर नहीं गया है जी। और जहाँ तक वोट के लिए, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। हम वोट को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि बिहार में इस बार हम 200 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट मिलने वाली नहीं है, वो अगली बार कहलाएंगे। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, जो नीतीश कुमार जी ने बनाया उनको, नहीं तो ये शब्द नहीं लगता। अब वो कहलाएंगे, हम उनको बनाएंगे पूर्व विपक्ष का नेता। नहीं, बीजेपी की भी चिंता है, चेहरा नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, हाँ। जीतेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नहीं, चिंता बीजेपी की भी है और विपक्षी पार्टियों की भी है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी आजकल किसी बैठे बैठे तीसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो बोले जब खुद वो तीसरी दुनिया में चले जाते हैं तो फिर बिहार को सही दुनिया में कैसे लेके जा पाएंगे?
नीतीश कुमार जी से ज्यादा एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर किसके पास है? बिहार में 20 साल का अनुभव हो। आपके यहाँ जो रिपोर्टर आते हैं जी, वो जब 20 साल का अनुभव होता है तो एडिटर बनते हैं ना। सही बात है। तो आप ये समझिए कि इतना अनुभव वाला व्यक्ति हाँ। जिसके परिवार के नाम पे कोई परिवार नहीं, सुबह उठ के शाम तक काम करते हैं। मैं जब भी गया हूं उनके पास, वो उनके अंदर इतना कटसी, इतना अच्छा भाव, सुबह से शाम तक बिहार के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है बिहार में मेट्रो और चल रही है, बिहार में नया हवाई अड्डा बन रहा है। बिहार में हम नांगलोई गए थे, कमर में दर्द हो गया, जबकि हमें तो दर्द वर्द नहीं होना चाहिए, इतनी उम्र नहीं हुई। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा केजरीवाल का, लग रहा था कि गड्ढे में गाड़ी जा रही है या सड़क पर चल रहे हैं। लेकिन बिहार में कोई सड़क टूटी नहीं है। गूगल करके बता दीजिए, आप लोग बैठे हुए हैं, नहीं, इतने कोई सारे सड़क पुल टूट गए वहां तो। नहीं नहीं, अभी बारिश में एक पुल, 2 पुल, 3 अरे पुल, एक- पुल ही पुल टूट गए वहां। एक पुल सुल्तानगंज, क्यों टूटे ना? हाँ, एक पुल सुल्तानगंज में बह गया था। वो सिंगला कंपनी वाला बना रहा था, कोर्ट से उसको ऑर्डर हुआ कि फिर बनाओ, डिजाइन में गड़बड़ी थी। और बाढ़ जब आता है, पानी आता है, तो यूरोप में भी पुल बह जाते हैं, समझ गए आप। सिर्फ बिहारियों को बदनाम मत कीजिए कि बिहार का पुल जो है वो 1-2 बह गया। हजारों पुल बनाए। गंगा नदी पे एक पुल था, एक मोकामा में पुल था, एक हमारे भागलपुर में था, 3 था। अब जाकर देखिए पुल ही पुल है। तो जहाँ पुल है वहीं फूल है, आप बहुत तो कोई जोरदार- दिक्कत नहीं। आप बहुत जोरदार तरीके से विषय उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप मैं ये बिहार का NDA इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ NDA जनाब। पता है, मुझे पता है। लेकिन आपके एनडीए के कई सहयोगी लोग हैं, जैसे रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके साथ साथ आरएलडी के भी केंद्र में मंत्री हैं, अजीत सिंह जी के बेटे। वो इस मुद्दे को लेकर, वक्फ को लेकर, मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर कभी कभी थोड़ी सी अलग लाइन ले जाते हैं। वो अलग पार्टी हैं। आप क्या चाहते हैं? जो हमारे साथ आ गया वो हमारा झंडा भी टांग ले, यहाँ पे कमल का फूल भी लगा ले, दिल भी हमारे जैसा कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है। अच्छा, लोजपा रामविलास जो है अलग पार्टी है, मांझी जी की अलग पार्टी है, जयंत चौधरी की अलग पार्टी है, लेकिन हम लोग देश के लिए एक हैं। तो कई मुद्दों पर हमारी राय, आप चाहते हैं एकदम स्ट्रेट वे ऐसे चले, बीजेपी सीधा, तो वो भी कुछ दाएं बाएं तो चलते हैं लोग, उनके अपने विचार है वो रखते हैं, लेकिन जो सामूहिक निर्णय होता है उसमें वो साथ रहते हैं। आप बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसा तो है नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। फिर कैबिनेट में, मोदी साहब के कैबिनेट में एक केंद्रीय मंत्री नहीं है मुस्लिम समाज से। इसका कारण बस नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब ने लिखा था संविधान में अच्छा। कि एक मुस्लिम भी होना चाहिए, एक क्रिश्चियन भी होना चाहिए, एक ये भी होना चाहिए। बिहार में हजारों, देश में हजारों जातियां हैं, तो क्या लिख दिया जाता हर जाति से एक होगा? तो मतलब कैबिनेट नहीं बना, 300-400 लोगों का जम्बो बनेगा। ये सही नहीं है कहना कि मुस्लिम होगा तभी निर्णय करेगा। आप एडिटर हैं, एंकर हैं, आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप हिंदू बन के पढ़ते हैं या मुस्लिम बन के पढ़ते हैं, या आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी को, कल होके कहेंगे साहब इंडिया न्यूज़ में इतने एंकर हैं, इसमें मुसलमान कितने हैं, दलित कितने हैं, फिर वो कहेंगे साहब इस टीवी में इतने एंकर हैं, इतने क्यों नहीं हैं, फिल्म में इतने हैं, आईपीएल के खिलाड़ी में खिलाड़ी कोई अच्छा खेल रहा है तो कहेंगे नहीं साहब इतने ही क्यों हैं, इसमें 2-1 बॉलर मुस्लिम भी होना चाहिए, एक सिख भी होना चाहिए। भाई ये देश है। आप एक राजनीतिक पार्टी की तुलना चैनल से कर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी जब अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है तो फिर क्यों लिखती है कि इतने एससी टिकट दिए, इतने ओबीसी टिकट दिए, इतने अल्पसंख्यकों इसलिए कि आप वहां नहीं लिखना चाहिए? नहीं, आप लोग पूछते हैं कि एससी को मौका कितना नहीं, दिया टाइप आपने? करके जारी होती है, ST विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें ST लिखा को रहता कितना है दिया? एससी इतने, ओबीसी हाँ, इतने, महिला इतनी। महिलाओं को, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हैं महिला कितना, आपको तो गिनती हम में पूछ रहे दिक्कत हैं, ना हो। अगर 20 करोड़ इसलिए कि- आबादी है तो फिर एक मुस्लिम कैबिनेट भाई- मिनिस्टर क्यों नहीं है? देखिए ये बात सही है कि आज़ादी के बाद ये कैबिनेट पहली है जिसमें कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो फिर सबका साथ, सबका उसके- कैसे? मोदी के मोदी जी हैं, मोदी जी की वजह से है। अगर नेता ईमानदार होगा तो वो जात धर्म नहीं देखकर
सबको एक निगाह एक नजर से देखेगा। अच्छा, होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते 20 हैं, करोड़ आबादी को उनसे प्रतिनिधित्व हिंदू मिलना मुसलमान सिख ईसाई एक जैसे दिखते हैं उनको। शहनवाज जी की नज़र में क्या है, अगर 20 करोड़ आबादी मुस्लिमों की है, मुझे लगता है अब तो बढ़ गई होगी, तो क्या एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कैबिनेट में? आपके बोलते बोलते बढ़ गई होगी। आजकल जो है आबादी जो है वो देश बढ़ की रही है, आबादी हो बढ़ रही वो है। बढ़ती है आबादी, तो मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आपने कहा कि आजादी के बाद से ये पहली कैबिनेट है। अरे भाई देखिए, मैं ही 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ कि नहीं, अटल जी सरकार में रहे, आपने बहुत जहाज जोड़ा है। अभी हवाई जहाज का मंत्री रहा हूँ, जमीन के नीचे कोयला का मंत्री रहा हूँ, कपड़ा का मंत्री रहा हूँ, होना बिहार चाहिए। में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ। इस बार क्यों नहीं है? इस बार सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे। अब आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कैबिनेट शाहनवाज हुसैन बनाते हो। कैबिनेट मोदी जी बनाते हैं, और कैबिनेट में बहुत कैपेबल लोग हैं जो जात धर्म भाषा लिंग से ऊपर उठकर देश की सेवा में लगे। मतलब मुस्लिम सांसदों में जितने भी हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं हमारा है जो केंद्रीय मंत्री बनने के हमारा लायक कोई है। भी इलेक्टेड मुस्लिम सांसद इस बार नहीं है। राज्यसभा में भी है। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, वक्फ बिल पास कर रहे हैं कि नहीं उनके लिए। अच्छा, उनके पर मंत्री नहीं बनाएंगे, वक्फ बिल पास करेंगे लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। सबसे ज्यादा मंत्री नरसिम्हा राव जी ने बनाए थे, हाँ मुस्लिम। हाँ। और सबसे ज्यादा मुसलमान से पूछिएगा किससे वो ज्यादा चिढ़ते हैं तो वो नरसिम्हा राव का नाम लेते हैं। तो क्या मिला उनको? आपका अच्छा होमवर्क रहा, आपका अच्छा काम का, बल्लेबाजी अच्छी की आपने। बीजेपी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। नहीं, बीजेपी कांग्रेस मतलब पाकिस्तान की पार्टी, नहीं, कांग्रेस मतलब हिंदू विरोधी पार्टी। कांग्रेस जो अपने ऊपर कूड़ा उठा के रख लेती है, तो हम क्या करें। कांग्रेस कभी तहव्वुर राणा आएगा तो कांग्रेस के नेता कहेंगे भारत में कंगारू कोर्ट की तरह नहीं, भारतीय संविधान के हिसाब से इनको वकील मिलना चाहिए। अरे कांग्रेसियों क्यों दुबले हो रहे तहव्वुर राणा के लिए? इतने लोगों को 26/11 में मारा। कांग्रेसी अगर ये बयान न देते तो कांग्रेस के हित में रहता कि नहीं? आप ही बताइए, मैं आप ही से सही बात है, सही बात। सही किया उन्होंने, सही किया, सही किया, सही किया, बिल्कुल किया। अरे तहव्वुर राणा के पक्ष में बोला। हाँ, नहीं, जिसको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए भाई। कसाब को भी वकील दिया। इसकी वकालत कांग्रेसी को इतनी दुबली क्यों हो रही कांग्रेस? तहव्वुर राणा के लिए पकड़ के लाए मोदी जी, घसीट कर लाए मोदी जी, और कांग्रेस बयान दे रही है तहव्वुर राणा के लिए। वो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, कांग्रेस ये बोलने वाली कांग्रेस बाबा साहब के संविधान की बात करती है, वो मौलिक अधिकारों की बात करती है, जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान का जो इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस, वो संविधान की प्रेमी हो जाएगी? तो चली गई। बाबा साहब के संविधान के लागू करने वाले, हमारे बाबा साहब के विचारों के ध्वजवाहक कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब तक ये देश रहेगा, दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं पाएगी। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, और ये विचार मेरे नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शहनावत जी का, क्योंकि अटल जी के साथ उन्होंने काम किया है और पूरे 5 साल वो केंद्र में मंत्री रहे, उनका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा। लेकिन इस देश में चिंता इस बात को लेकर है कि बंगाल को क्या हो गया, बंगाल को किसकी नज़र लग गई है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं वो राजनीति के मायने गलत हैं, जो कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। शहनावत जी, आपने हमसे बात की, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।